हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। हाउ आर यू? उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो हमारा पिछला लेक्चर किसके ऊपर था? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ऊपर। हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला रिवीजन भी हो गया जो 2 सेशन में हुआ था। उसके बाद हमारा थर्ड सेशन किसके ऊपर था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। ठीक, तो अब हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया है। तो इसके बाद हमारा क्या होने वाला है? सीक्वेंस एंड सीरीज, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया ही था। तो हमारा ये लेक्चर सीक्वेंस एंड सीरीज के ऊपर होने वाला है। ठीक, वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो लेक्चर देखे हैं या फिर नहीं देखे हैं, एक बार जाके देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे ढंग से बताया है। और सीक्वेंस एंड सीरीज जो पढ़ चुके हैं उनके लिए तो रिवीजन सेशन है ही, और जो नहीं पढ़े हैं वो भी देख सकते हैं, क्योंकि मैं सीक्वेंस एंड सीरीज को जिस तरह पढ़ा रहा हूं, आप उस तरीके से पढ़ने की और उस तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। ठीक, तो हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज का पहला लेक्चर होगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और दोस्तों में, रिलेशंस में, सबके पास शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक, और शेयर करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। और डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना टेलीग्राम लिंक दे दिया है, तो उसको ज्वाइन करना भी मत भूलिएगा। ठीक, तो चलिए हम अपना ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए पहले हम आते हैं अपने चैप्टर के ऊपर। देखिए हमारा चैप्टर आज का कौन सा होने वाला है? आज का चैप्टर हमारा होने वाला है सीक्वेंस एंड सीरीज। ओके, देखिए सीक्वेंस एंड सीरीज में हम 3 टाइप्स ऑफ सीरीज पढ़ेंगे, जिसमें से है हमारा एपी, जीपी, एचपी, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक, यानी कि एपी, जीपी, एचपी। उसके बाद हम कुछ मीन्स पढ़ेंगे, फिर यही अपना जो रूल्स होगा यही सब पढ़ेंगे और कंप्लीट होगा। देखो, इसमें जितना हो पाएगा पहले लेक्चर में हम उतना करेंगे, उसके बाद हम सेकेंड लेक्चर लाएंगे, उसमें कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद थर्ड लेक्चर में हमारा क्या होगा? क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा। ठीक है, तो चलिए हम अपना पहला देखते हैं। इसमें पहली सीरीज हमारी कौन सी है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए हमारा पहला टॉपिक क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। पहला टॉपिक क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ए पी। ठीक, देखिए एपी पहले हम देखते हैं एपी लिखा कैसे जाता है। देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज रिटन एज, देखिए मान लो पहला टर्म कुछ भी है ए। ठीक, पहला टर्म ए, दूसरा टर्म क्या हो जाएगा? ए प्लस डी, यानी कि ए में कोई हम फिक्स नंबर जोड़ दिए, नंबर कौन सा है? डी, ए प्लस डी। अब देखो पहले टर्म में यानी फर्स्ट टर्म में हमने क्या जोड़ा? डी, तो हमारा क्या मिल गया? सेकेंड टर्म में मिल गया। अब हम जब सेकेंड टर्म में डी जोड़ेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा? थर्ड टर्म में मिल जाएगी, यानी कि थर्ड टर्म में क्या हो जाएगा? ए प्लस 2d। उसके बाद फोर्थ टर्म हमारा क्या हो जाएगा? ए प्लस 3d। ऐसे ऐसे हमारा n टर्म क्या हो जाएगा? ए प्लस n माइनस 1d। समझ में आया? ये हमारा कौन सा टर्म हो गया? nth टर्म हो गया। तो ये हमने क्या लिख दिया? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसे लिखा जाता है? इस फॉर्म में लिखा जाता है। देखिए
इसमें क्या है, ये फर्स्ट टर्म है, जो ए है ये क्या है, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म ऑफ दिस एपी। ठीक, ये फर्स्ट टर्म हो गया। और जो डी है, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ठीक, देखिए कॉमन डिफरेंस क्या होता है, किसी भी टर्म में से उसके जस्ट पहले वाली टर्म को माइनस कर दो, तुम्हारे पास क्या बचेगा, कॉमन डिफरेंस बचेगा किसी भी टर्म में। जैसे मान लीजिए a प्लस 3d है, तो उसके जस्ट पहले वाली टर्म, जस्ट पहले वाली टर्म क्या है, a प्लस 3d, तो a प्लस 2d, तो a प्लस 3d में से अगर a प्लस 2d माइनस कर दोगे तो क्या बच जाएगा, हमारे पास कॉमन डिफरेंस d बच जाएगा। तो d इसमें क्या है, कॉमन डिफरेंस है। तो कोई भी सीरीज हो, आप अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की कोई भी सीरीज है तो आप कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं ना। कैसे निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस कभी भी निकालना हो तो आप क्या कर सकते हैं, जस्ट आप कोई सा भी टर्म ले लीजिए, कोई सा भी नॉन टर्म ले लीजिए। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन में दे दिया कि किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सिक्स्थ टर्म क्या है, 7 है, और फिफ्थ टर्म दे दिया आपको कितना है, मान लो 8 दे दिए। तो देखो अब क्या करना है, हमको सिक्स्थ टर्म पता है, फिफ्थ टर्म पता है, तो अब क्या करेंगे, हम सिक्स्थ टर्म में से फिफ्थ टर्म माइनस कर लेंगे, यानी कि 7 माइनस 8, यानी कि हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक, तो देखिए जब हमको डी पता चल जाए, ए पता चल जाए, तो अब हम इसके आगे भी बहुत कुछ निकाल सकते हैं। देखिए मैं इसको मिटाने जा रहा हूं, देखिए देखिए अब हमारा क्या, ए क्या है, फर्स्ट टर्म है, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है। अब देखिए किसी भी एपी में अगर आपको फर्स्ट टर्म दे दिया, उसके बाद कॉमन डिफरेंस दे दिया और nth टर्म पूछ लिया कि nth टर्म क्या होगा, यानी कि nth टर्म, ठीक, तो आप कैसे लिखेंगे, देखिए इसका फार्मूला, देखिए क्या लिखना है हमको, nth टर्म ऑफ एपी क्या हो जाएगा, nth टर्म ऑफ एपी क्या हो जाएगा, देखो पहला टर्म क्या है, ए, और कॉमन डिफरेंस क्या है, डी है, तो इसके लिए आप लिख सकते हैं, देखो पहला टर्म क्या है, ए प्लस, अब देखो nth टर्म लिखना है तो क्या हो जाएगा, n-1 हो जाएगा, S1 इंटू डी, ये हमारा क्या हो गया, nth टर्म ऑफ एपी क्या हो गया, a प्लस n-1 इंटू डी। जितना मैं लिख रहा हूं उतना लिखिएगा, ठीक। देखिए और इसमें लिख लीजिए वेयर d इज इक्वल टू, देखो पहले तो हम देखते हैं nth टर्म ऑफ एपी, इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको डिनोट करते हैं tn से, यानी कि nth टर्म ऑफ एपी, tn इज इक्वल टू क्या लिखे हैं, a प्लस n-1 इंटू डी। tn का मतलब यही है nth टर्म ऑफ एपी, यानी tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, वेयर d इज इक्वल टू, देखो d मतलब कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस मैंने क्या बताया था, कोई भी टर्म ले लो उसके जस्ट पहले वाली टर्म को माइनस कर दो, यानी कि कोई भी tn टर्म ले लो उसमें से माइनस कर दो tn-1, ठीक, ये क्या है हमारा d है। अब देखिए इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद देखिए हमको क्या पता चल गया, a पता चल गया, d पता चल गया और लास्ट टर्म पता चल गया, ठीक। इतना पता चलने के बाद अब हम क्या निकाल सकते हैं, सम ऑफ दिस एपी, लिखिए द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ द एपी, तो क्या हो जाएगा, देखो
द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ द एपी क्या हो जाएगा, n टर्म, ये कितने टर्म है, n टर्म ही है। तो देखिए इसको याद करने का सबसे बढ़िया तरीका देखो इसमें क्या, इसको देखो पहले डिनोट कैसे करते हैं। देखो nth टर्म को कैसे डिनोट कर रहे थे, tn से, और सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द एपी इसको कैसे डिनोट करेंगे, sn। यस मीन्स सम, तो मतलब कि sn इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो n टर्म है तो n बाई 2 ब्रैकेट में a प्लस l। अब देखिए sn इज इक्वल टू कितना आ गया, n बाई 2 इंटू a प्लस l। a क्या है, a तो हमारा है फर्स्ट टर्म, और l क्या है, l इस जो लास्ट टर्म है, जो लास्ट टर्म है इसको क्या बोलते हैं, l बोलते हैं, ठीक। यानी कि हमारा सम ऑफ द क्या, सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द एपी क्या हो जाएगा, n बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अब चाहे इसको फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म करके लिख दो, या फिर इसको लिख सकते हो, इसको इज इक्वल टू लिख सकते हो n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक। देखो अब ये आया कहां से है, यही जब आप फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म करेंगे। फर्स्ट टर्म में क्या था, a था, लास्ट टर्म क्या था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी था। तो जब यही आप ऐड करेंगे तो a प्लस a 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही आ गया हमारा। यानी क्या, sn मीन्स सम ऑफ द टर्म्स, सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, n बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक। तो इतना नोट कीजिए, सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स हो गया। उसके बाद देखिए, देखो इसमें एक और लिख सकते हो, इसको नोट करके लिख लीजिएगा, आल्सो, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि देखो ये दोनों फार्मूला तो लगभग सबको पता होता है, लेकिन अगर आपको एक फार्मूला पता है तो आप प्लस पॉइंट में, देखिए आल्सो nth टर्म ऑफ एपी, आल्सो nth टर्म ऑफ एपी क्या हो जाएगा। देखो nth टर्म और कैसे लिख सकते हैं, जैसे nth टर्म हमको बताना है, मान लो इसी एपी का हमको थर्ड टर्म बताना है, ठीक। अब थर्ड टर्म बताने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, पहले हम फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों को क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं, ठीक। पहले हम तीनों को ऐड कर लिए, उसके बाद क्या, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर लेते हैं। जब हम फर्स्ट और सेकंड को ऐड करने के बाद जो हम फर्स्ट सेकंड थर्ड को ऐड करने के बाद जो आया था उसमें से माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या, हमारे पास यही तो बच जाएगा। यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, थर्ड टर्म में आ जाएगा। देखिए अगर कम समझ में आ रहा है तो मैं जैसे बता रहा हूँ आप वैसे समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे देखिए मान लीजिए हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है, ठीक। सेकंड टर्म क्या है, 2, थर्ड टर्म 3, फिर ऐसे 4, 5, ऐसे ऐसे मान लीजिए n तक है, ठीक। देखिए इस पे कॉमन डिफरेंस क्या है, d है। तो कॉमन डिफरेंस d मतलब कितना है, 1 है, क्योंकि 1 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, यानी कॉमन डिफरेंस कितना है, d है, 1 है। तो देखो अगर हमको इसमें देखो फोर्थ टर्म हमको बताना है, फोर्थ टर्म क्या है, 4 है, तो हम इसको किस तरह से बता सकते हैं। एक तो हम इस फार्मूले से, अगर हमको कॉमन डिफरेंस पता है तो हम इस फार्मूले से पक्का बता सकते हैं कि हमारा nth टर्म क्या होगा, अगर हमको कॉमन डिफरेंस पता है और क्या फर्स्ट टर्म पता है। बट क्या होगा अगर हमको कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म नहीं पता। देखो आप निकाल तो सकते हैं लेकिन आप डायरेक्ट कैसे करेंगे, क्यों, अगर दे दिया आपको, देखो पहले क्या दे दिया, 1 2 3 4, यानी फर्स्ट फोर्थ टर्म का सम दे दिया, उसके बाद फर्स्ट 3 टर्म का सम दे दिया, तो आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट 4 टर्म का सम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 7 2 9 10, यानी कि 10 माइनस 3 2 5 माइनस 5 प्लस 1 6,
इज इक्वल टू 4। यानी कि क्या फर्स्ट 4 टर्म में से अगर फर्स्ट 4 टर्म के सम में से फर्स्ट 3 टर्म के सम को आप माइनस कर दिए तो हमारे पास क्या आ गया, 4th टर्म आ गया। आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं, ठीक। यानी कि आल्सो nth टर्म इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, nth टर्म, यानी कि हम इसमें 4th टर्म निकाले थे। देखो nth टर्म आप लिख सकते हैं, nth टर्म यानी कि tn इज इक्वल टू sn माइनस sn माइनस 1, ठीक। इसको भी याद रखिएगा। देखो कोई भी टर्म, मान लीजिए 5th टर्म में पूछा है तो पहले सम ऑफ दी 5 टर्म पहले निकाल लो, सम ऑफ दी 4 टर्म पहले निकाल लो। जब दोनों मिल गया तो सम ऑफ दी 5 टर्म माइनस सम ऑफ दी 4 टर्म माइनस कर दो, बस हमारे पास क्या आ जाएगा, T5 आ जाएगा, यानी कि 5th टर्म आ जाएगा, ठीक। इसको नोट कीजिए, फिर अब हम आगे आते हैं। नोट कीजिए जल्दी। तो इसमें कुछ नोट हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, तो इसको नोट करके लिखवा रहा हूं, तो इसको लिखिएगा। इसको लिखिए, फिर मैं इसको मिटाता हूं, ठीक। लिखिए, देखिए अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिसको मैं नोट करके लिखवा रहा हूं, और आप भी अपने नोट्स में इसको नोट करके लिख लीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इसमें तो 3 आए हैं, उसके बाद भी 3-4 और हैं जो कि मैं इसके बाद लिखवाऊंगा। देखिए पहले क्या है, पहले सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज ऑफ द फॉर्म। देखो जब भी आप निकालेंगे सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी तो ये किस फॉर्म में आएगा, ये आएगा हमारा an² प्लस bn के फॉर्म में, ठीक। देखिए हमारा सम का फॉर्मूला क्या था, पहले इस पे ध्यान दीजिए। हमारा सम का फॉर्मूला था n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। अब देखिए ये आया कहां से है, देखिए n/2 है, n का एक कोफिशिएंट ए बन जाएगा, दूसरा कोफिशिएंट, देखो जब n इंटू n होगा तो n स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि एक n स्क्वायर के साथ आएगा, एक n के साथ आएगा, यानी कि किस फॉर्म में आने वाला है, an² प्लस bn के फॉर्म में आने वाला है। तो जब इस फॉर्म में आने वाला है तो देखिए इसमें भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि देखो एक कौन सा फॉर्म है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है। तो इसको हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपसे पूछा जाए सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी तो वो किस फॉर्म में आएगा, वो आएगा हमारा an² प्लस bn, यानी कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आएगा, ठीक। एक क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आएगा। तो देखिए एक क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आ गया। इसमें भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो ये n² का कोफिशिएंट है, n² का कोफिशिएंट क्या है, a है। तो देखो इसमें आप लिख सकते हैं, अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया कि सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, कुछ भी दे दिया जैसे 10n² प्लस 5n, और आपसे पूछ लिया कि व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी। तो देखो इसका भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें हमारा कॉमन डिफरेंस क्या हो जाता है, नोट करके लिखिएगा कि इसमें हमारा कॉमन डिफरेंस क्या हो जाता है, n² का कोफिशिएंट कितना है, a है, तो हमारे इसमें कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2a, ठीक। इसको भी नोट कीजिएगा। जितना मैं लिखवा रहा हूं उसको समझ लीजिए, नोट करना है, याद करना है आपको, ये सब आपको दिमाग में पता होना चाहिए, ठीक। उसके बाद देखिए ये हमारा पहला हो गया, और दूसरा क्या है, nth टर्म ऑफ एन एपी इज ऑफ द फॉर्म। देखो nth टर्म हमको जब निकालना था तो nth टर्म के लिए हमारे पास क्या था, nth टर्म के लिए था हमारे पास a प्लस n-1 इंटू डी। देखो इसको देख के ही लग रहा है कि n के साथ कोफिशिएंट में क्या आएगा, एक बार ही n आने वाला है जिसके साथ कोफिशिएंट में कुछ भी आए, उसके बाद कुछ कांस्टेंट टर्म आने वाला है, यानी कि a किस फॉर्म में आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा an प्लस b के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक। यानी कि हमारे किस फॉर्म में आ जाएगा, लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में आ जाएगा। देखो जब लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में आ जाएगा तब क्या आएगा हमारे पास कॉमन डिफरेंस, इसमें क्या लिख सकते हैं,
कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ n यानी कि a। ठीक, इसको याद रखिएगा। जब nth टर्म दिया है किसी भी एपी का, nth टर्म दिया है किस फॉर्म में, लीनियर फॉर्म में, तो आप क्या बोल सकते हैं, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ द n। लेकिन जब सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी दिया है तब आप कॉमन डिफरेंस क्या निकाल सकते हैं, तब आप कॉमन डिफरेंस बोल सकते हैं कि ट्वाइस ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। इसमें कोफिशिएंट ऑफ कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए कभी भी अगर आपको क्वेश्चन में इमेजिन करना पड़े, अपने आप से इमेजिन करना पड़े कि हम थ्री एपी टर्म, अगर आपको अपने आप से कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इमेजिन करना पड़े, तो अगर देखो अगर आपको 3 टर्म्स इमेजिन करने हैं तो आप 3 टर्म्स के लिए क्या लिख सकते हैं, देखो अगर आपको 3 टर्म लेने हैं तो आप ऐसे ले सकते हैं, a माइनस डी, a, उसके बाद a प्लस डी। देखो इसको लेने से हमारे पास फायदा क्या होता है, अगर हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास d वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, माइनस डी से प्लस डी कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हमारे पास 3a आ जाएगा। ठीक, तो देखिए ये पता होना हमको बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट हमसे क्या बोलता है, हमको फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म नहीं देगा, हमसे बोलेगा कि जैसे पहले 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स का ऐड हमको समीशन दे दिए, पहले 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स का हमको समीशन दे दिए, मान लो 20 दे दिए। ठीक, या फिर 24 दे दिए, मान लो 24 दे दिए और हमसे बोल दिए कि व्हाट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस एपी, या फिर व्हाट इज द 20th टर्म ऑफ दिस एपी। तो देखो अब देखो हमको क्या दे दिया है, सम ऑफ द फर्स्ट 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स दे दिए हैं। तब देखो अगर हम इसको इमेजिन कर लिए तो कि a माइनस डी और a प्लस डी हमारा 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स है, तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3a आ जाएगा। यानी कि ऐड करने के पास हम देखो यहाँ बता देते हैं, ऐड करने के बाद हमारा कितना आ जाएगा, 3a इज इक्वल टू कितना दिया है, 24, a इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। देखो कितना सिंपली हमारा 8 आ गया। अब जब हमको फर्स्ट टर्म मिल गया उसके बाद हम आराम से d निकाल सकते हैं, d निकालने के बाद हम कुछ भी निकाल सकते हैं, कोई सा भी टर्म निकाल सकते हैं। ठीक, तो इसका डायरेक्ट यूज आता है। ठीक, तो अगर हमको 3 टर्म यानी कि 3 टर्म्स इमेजिन करने हैं, लेकिन अगर जब हमको 4 टर्म इमेजिन करने होंगे तब हम क्या करेंगे, देखिए अगर हमको 4 टर्म इमेजिन करने हैं तो हम लिख सकते हैं a माइनस 2d नहीं, a माइनस 2d नहीं, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d। ठीक, तो हम क्या इमेजिन कर सकते हैं इतना, जब हमारा इसमें क्या था, 3 नंबर हमको इमेजिन करने थे, इसमें क्या है 4 नंबर इमेजिन करने हैं। इसमें लिख लीजिए 4 नंबर्स। देखो अगर हमको 5 नंबर इमेजिन करने होंगे तो अगर हमको 5 नंबर इमेजिन करने होंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा a माइनस 2d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 2d। ठीक, नोट कीजिए इतना नोट कीजिए, फिर मैं आगे के भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाऊंगा। ठीक, नोट कीजिए इतना जल्दी, फिर मैं मिटाऊंगा। देखिए अब हमारा आगे का पॉइंट क्या है, इफ a1 a2 a3 and b1 b2 b3 are 2 APs then। देखो अगर हमको कोई भी 2 AP दे दी है, जैसे पहली AP क्या दे दी है,
A1 A2 A3 ऐसे ऐसे, फिर B1 B2 B3 ऐसे ऐसे इन्फिनिटी तक। ठीक, अगर हमको दो AP दे दिया और हम क्या काम करते हैं, इन दोनों AP को ऐड कर लें या फिर सब्ट्रैक्ट कर लें, यानी कि A1 प्लस माइनस B1 कॉमा A2 प्लस माइनस B2 कॉमा A3 प्लस माइनस B3, अगर हम इनको ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, अगर हम इनको ऐड या फिर माइनस कर लेते हैं, ठीक, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो भी हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा, एक AP होगा। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। यानी कि अगर हमको कोई भी दो AP दे दिया है तो उनको हम ऐड करें या फिर सब्ट्रैक्ट करें, उसका जो रिजल्ट आएगा क्या आएगा, एक AP होगा, AP होगा। ठीक, अब देखिए, इफ ईच टर्म ऑफ एन AP इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय सेम नंबर, देन देखो कोई भी AP है उसको सेम नंबर से इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर रहे हो। जैसे हमारे पास कोई भी AP है, मान लो 5 7 9 11 13, अब इसको हम किसी भी नंबर से इंक्रीज या डिक्रीज कर देते हैं। मान लीजिए हम इसको 3 से इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं, 3 से करेंगे तो 8 हो जाएगा, 10 12 कितना 14 16। तो देखो हमारे पास जो आ रहा है ये भी क्या है, AP है। और देखो AP में भी कैसा AP है, इसका भी कॉमन डिफरेंस कितना था, 2 था, इनका भी कॉमन डिफरेंस कितना है, 2। अगर हम इसमें 3 माइनस करेंगे यानी कि 3 डिक्रीज भी करेंगे तब भी हमारे पास क्या आएगा, AP आएगा और उसका भी कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। ठीक, तो इसको लिख लीजिए, इसमें लिख लीजिए क्या है, इफ ईच टर्म ऑफ एन AP इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय सेम नंबर, देन the resulting sequence is also in AP। ठीक, लिख लीजिए, then the resulting sequence यानी कि रिजल्ट जो हमारा आएगा, रिजल्ट वो भी हमारा किस में आएगा, AP में आएगा। और कैसा AP होगा, इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस वो क्या होगा, सेम होगा। यानी कि जो कॉमन डिफरेंस हमारे पहले AP का था वही कॉमन डिफरेंस जब हम इंक्रीज और डिक्रीज कर देंगे तब भी हमारा वही रहेगा। ठीक, उसके बाद देखिए, उसके बाद हमारा है एनी टर्म ऑफ एन AP एक्सेप्ट फर्स्ट एंड लास्ट, यानी कि पहले और लास्ट टर्म को छोड़ के, इज इक्वल टू हाफ ऑफ द सम ऑफ द टर्म्स विच आर, देखो इसमें लिख लो, विच आर इक्विडिस्टेंस, लिख लो विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट। ठीक, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एनी टर्म ऑफ एन AP, मान लो कोई भी टर्म TR, ठीक, इज इक्वल टू, क्या बोल रहा है, हाफ ऑफ द सम ऑफ द टर्म्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट, यानी कि TR माइनस K प्लस TR प्लस K बाई 2। ठीक, देखो ये समझ में आया कि नहीं, अगर नहीं समझ में आया तो मैं समझा रहा हूं। देखो मान लो हमारे पास यही AP थी, ठीक, अब देखो इस AP में क्या बोल रहा है, कोई भी टर्म एक्सेप्ट फर्स्ट एंड लास्ट, चलो हम फर्स्ट लास्ट टर्म नहीं लेते हैं, हम ले लेते हैं थर्ड टर्म। ठीक, थर्ड टर्म हमारा कितना है, 9 है। तो क्या बोल रहा है, हाफ ऑफ द सेम ऑफ द टर्म्स विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट। देखो इक्विडिस्टेंस पे क्या है, देखो TR यानी कि हमारा T3 कितना हो गया, हमारे पास इसमें T3 कितना है, 9 है। उसके बाद हम एक काम करते हैं, तो T3 हमारा 9 हो गया, अब हम एक काम करते हैं T2 यानी कि इसके पहले
यानी कि एक टर्म पहले और एक टर्म बाद वाले टर्म को देखते हैं। देखो यानी कि T2 इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 7 एंड T, अब देखो 3 माइनस 1 करने पे 2 आया तो 3 प्लस 1 करने पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। T4 कितना है हमारे पास 11 है। अब देखो अब यानी कि अब क्या हम T3 निकाल सकते हैं। देखो T3 क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर T3 हमको निकालना है तो T2 प्लस T4 यही तो है TR माइनस के, इसमें K की वैल्यू क्या हो गई है 1 हो गई है, तो क्या है TR माइनस के यानी कि T2 मतलब 7 प्लस T4 कितना है 11/2 यानी कि 11 प्लस 7 कितना हो गया 18/2 इज इक्वल टू 9। यही तो आ गया, बस यही सिंपल करके लिखा हुआ है। देखो अगर कभी भी हमसे पूछ लिया, जैसे मान लो पूछ लिया T10 यानी कि 10th टर्म हमसे पूछ लिया किसी भी एपी का, और हमको क्या दे दिया T5 दे दिया और T15 दे दिया। अब देखो T5 और T15 को देखने के बाद हमको क्या पता चल रहा है कि T5 और T15 T10 से इक्वी डिस्टेंस है, यानी कि अगर हम 5 टर्म लेफ्ट में देखेंगे तो हमको क्या मिलेगा T5 मिलेगा, और 5 टर्म राइट में देखेंगे तो हमको क्या मिलेगा T15 मिलेगा। तो हम क्या करेंगे T5 प्लस T15/2 कर देंगे तो हमको कितना मिल जाएगा T10 मिल जाएगा। बस यही सिंपल लैंग्वेज में क्या है TR इज इक्वल टू TR माइनस के प्लस TR प्लस के अपॉन में 2। ठीक, इतना नोट कीजिए। दिख रहा है कि नहीं, ये दिख रहा है तो ठीक है, इतना नोट कीजिए। इसमें देखिए कुछ छूटा तो नहीं, हाँ इसमें एक चीज छूट गई, इसको मैं मिटा रहा हूं, जिसको नोट करना है नोट कर लो, फिर मैं इसी में एक चीज और बताऊंगा, नोट कीजिए फिर मैं मिटाऊं। देखो ये तो इसका रिजल्ट होता है। ठीक, देखो क्या था इंक्रीज और डिक्रीज, यानी कि अगर हम एपी में कोई भी नंबर प्लस या माइनस करते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे अगर कोई भी एपी है उसमें हम किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा। देखिए इसमें भी लिख लीजिए इफ ईच टर्म ऑफ एन एपी इज मल्टीप्लाइड, जो मैं बोल रहा हूं उसको लिखते रहिएगा, इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय सेम नंबर, देन देखो मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड लिख लीजिए, मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय सेम नंबर, देन क्या होगा, देन हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो भी एक एपी होगा। अब देखो एक ऐसा एपी होगा, इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस यानी कि लिख दे रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में CD। ठीक, देखो इसमें जो कॉमन डिफरेंस होगा जब हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, मान लो हम K से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक, K से मल्टीप्लाई करते हैं और K से डिवाइड करते हैं। ठीक, तो देखो और हमारा मान लीजिए हमारा कॉमन डिफरेंस पहले एपी का क्या था D था, पहले क्या था D था। तो अब हमारा जो नया कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, तो अगर हम सीरीज को मल्टीप्लाई किए हैं K से तो हमारा कॉमन डिफरेंस भी K से मल्टीप्लाइड हो जाएगा, यानी K इंटू D हो जाएगा। ठीक, अगर हम डिवाइड किए हैं तब हमारा कॉमन डिफरेंस भी डिवाइड हो जाएगा, यानी कि D/K हो जाएगा। ठीक, कितना हो गया D/K, जितना बोला हूं उतना लिख लीजिएगा। ठीक, यानी कि अगर हम किसी भी एपी में कोई भी नंबर ऐड या फिर माइनस करते हैं तब भी हमारा रिजल्टिंग एपी क्या होता है, तब भी हमारा रिजल्ट क्या आता है एपी आता है। लेकिन कैसा एपी आता है, उसका जो कॉमन डिफरेंस होता है सेम होता है, यानी कि पहले एपी का अगर D था तो अब जो एपी आया है उसका भी कॉमन डिफरेंस क्या होगा D होगा। लेकिन अगर हम किसी भी नंबर K से अगर हम मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करते हैं, ठीक, तो हमारा जो एपी आएगा उसका जो कॉमन डिफरेंस होगा, अगर हम मल्टीप्लाई किए हैं तो कॉमन डिफरेंस भी K से मल्टीप्लाइड हो जाएगा, अगर हम डिवाइड किए हैं तो कॉमन डिफरेंस भी K से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, नोट कीजिए, इतना नोट कीजिए, फिर हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का रिजल्ट जो भी था इतना कंप्लीट हो गया। अगर आप इतना कर लेंगे
उसके बाद कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लेंगे, तो आप कहीं से भी क्वेश्चन छोड़ के आने वाले नहीं है। देखिए मेंस और एडवांस क्या है, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे है। फार्मूले लगभग सबको पता होते हैं, कुछ फार्मूले होते हैं, कुछ रिजल्ट होते हैं जो बहुत कम बच्चों को पता होते हैं। अब जैसे इसमें जो मैं नोट करके जो रिजल्ट लिखवाया हूं, ये सब अगर आप याद कर लेंगे तो समझ लीजिए आप कितने लाखों बच्चों से प्लस में आ जाएंगे। उसके बाद आप किस पे लड़ेंगे, उसके बाद आप जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहेंगे उसके बेस्ड पे लड़ेंगे। ठीक, तो नोट कीजिए इसको, फिर मैं आऊंगा अपने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे। नोट कीजिए, देखिए हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कंप्लीट हुआ। अब क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि जीपी। देखो जीपी में क्या है, देखो जीपी पहले लिखा कैसे जाता है, पहले देखिए जीपी क्या होता है। मान लीजिए कोई फर्स्ट टर्म है ए, ठीक, कोई भी टर्म है ए, अगर हम किसी भी नंबर से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो मान लीजिए नंबर क्या है आर है, ठीक, तो हमारा सेकेंड टर्म क्या आ जाएगा ए इंटू आर, थर्ड टर्म क्या आ जाएगा, अब इसमें आर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ए आर स्क्वायर, थर्ड टर्म कितना और फोर्थ टर्म कितना हो जाएगा ए आर क्यूब। ऐसे ऐसे हमारा nth टर्म क्या हो जाएगा ए इंटू आर टू द पावर n माइनस 1, ये हमारा क्या हो जाएगा nth टर्म हो जाएगा। तो अब जीपी लिखना सबको आ गया। देखिए जीपी में क्या है, ये जो ए है इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म ऑफ दिस जीपी, ठीक, फर्स्ट टर्म है। और जो ये आर है, आर क्या है, ये है कॉमन रेशियो। देखो इसको कॉमन रेशियो क्यों बोलते हैं, देखो अगर हम किसी भी टर्म में उसके फर्स्ट वाले टर्म से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास क्या बच जाएगा, कॉमन रेशियो किसी भी टर्म को। जैसे मान लीजिए हम फोर्थ टर्म ले लेते हैं कितना ए आर क्यूब, तो ए आर क्यूब, इसके जस्ट पहले वाली टर्म कौन सी है ए आर स्क्वायर। अगर हम ए आर स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा, आर बच जाएगा। यानी कि अगर हम किसी भी टर्म, अगर हमको किसी भी जीपी का कॉमन रेशियो निकालना है तो हम कोई सा भी एक टर्म ले लेते हैं, उसके जस्ट पहले वाले टर्म से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, कॉमन रेशियो आ जाता है। ठीक, याद रखिएगा। अब देखिए nth टर्म तो देखिए इसमें लिख ही दिया है, nth टर्म कुछ करना नहीं है, बस अगर पहले टर्म ए है, दूसरा टर्म ए आर है, तीसरा टर्म ए आर स्क्वायर है, तो आप आराम से बता सकते हैं कि nth टर्म क्या होगा ए इंटू आर टू द पावर n माइनस 1। ठीक, उसके बाद देखिए सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म। देखिए अब सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म जीपी है, तो इसके लिए सम क्या हो जाएगा ए इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन कितना हो जाएगा आर माइनस 1। ठीक, यानी कि ए इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन में कितना आर माइनस 1। ठीक, देखो इसमें भी एक कंडीशन है, इसमें क्या कंडीशन है, देखो इसमें कंडीशन है, देखो r माइनस 1 किस में आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो अगर r 1 हो जाएगा तो क्या बन जाएगा 0, तो इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगा। तो इसमें कंडीशन लिख लीजिए वेयर r इज नॉट इक्वल टू 1, यानी कि r कभी भी 1 नहीं हो सकता। ठीक, तो इतना नोट कीजिए, इतना नोट करेंगे। उसके बाद देखिए सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। देखो इनफाइनाइट जीपी कैसी होती है, देखो इनफाइनाइट जीपी के लिए जो एक कंडीशन होती है, इनफाइनाइट जीपी के लिए एक इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होती है, r इज लेस देन 1। देखो r जब भी 1 से छोटा होगा तो हमारी जीपी कैसी बन जाएगी, इनफाइनाइट जीपी बन जाएगी। ठीक, देखो r नहीं मॉड r कर लो, क्योंकि मॉड r करोगे तब, क्योंकि r से छोटा तो आप -2 भी कर सकते हैं, -3, लेकिन अगर आप मॉड r कर लेंगे तो r हमारा कहां से कहां तक हो जाएगा, -1 से 1। तो देखो मॉड r 1 से छोटा क्यों रखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी जीपी है, देखो जीपी मानना है हमको तो मान लेते हैं 2, 4, 8, 16, 32,
ये हम कोई जीपी मान लिए। अब देखो, लेकिन हमको क्या मानना है, इनफाइनाइट। देखो इनफाइनाइट जीपी कैसे आती है, किस टाइप में होती है, देखो मैं बताता हूँ। देखो इसमें क्या था, 2 में 2 मल्टीप्लाई किए थे 4 आया था, यानी कि हमारा कॉमन रेशियो कितना था, 2 था। लेकिन हम क्या करते हैं, एक बार कॉमन रेशियो को 1 से छोटा लेके देखते हैं। देखो कॉमन रेशियो को अगर हम हाफ ले लेंगे और हम पहले टर्म क्या मानते हैं, पहला टर्म मान लेते हैं 2, और 2 इंटू हाफ करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 इंटू हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 इंटू हाफ करेंगे 0.5 आ जाएगा। अब 0.5 इंटू हाफ करेंगे कितना आ जाएगा, 0.25 आ जाएगा। यानी कि छोटा होता होता चला जाएगा, ये कहां तक जाएगा, ये क्या कभी खत्म होगा, कभी नहीं खत्म होगा, ये कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। इसलिए क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट जीपी बोलते हैं। ठीक, इसलिए इसको इनफाइनाइट जीपी बोलते हैं। ठीक, तो देखो इसके लिए कंडीशन क्या हो गई, मॉड आर इज लेस देन 1। इसको भी मिटा दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। देखो जब मॉड आर लेस देन 1 हो जाएगा, तो अभी मैंने जीपी लिख के दिखाया आपको, तो हमारा एन क्या होगा, एन हमारा टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा। एन कहां पहुंच जाए, इन्फिनिटी तक, क्योंकि ये जीपी कहां खत्म होगी हमको कुछ पता ही नहीं है। एन कहां है, इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। ठीक, उसके बाद एन इन्फिनिटी को टेंड कर गया, और आर कहां है, मॉड आर लेस देन 1 है, एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो देखो अगर हम इस फॉर्मूले के हिसाब से देखेंगे तो आर टू द पावर एन, आर टू द पावर एन करेंगे अगर हम, तो एन क्या है, इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। तो अगर हम आर टू द पावर एन देखेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, टेंड टू 0 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि आर एन क्या है, इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। तो आर टू द पावर जब इन्फिनिटी जाएगा तो कितना हो जाएगा, आर क्या है, आर 1 से छोटा है, आर 1 से छोटा है, 1 से छोटा अगर कुछ भी है वो पावर क्या है, इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो क्या बनेगा, 0 बनेगा। ठीक, यानी कि ये 3 इंपॉर्टेंट कंडीशन है किसके लिए, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है इनफाइनाइट जीपी के लिए। अब हम देखते हैं सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी होता क्या है। देखो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी हमारा हो जाएगा इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं ए अपॉन में, देखो इसमें क्या था, r-1 था, इसमें क्या हो जाएगा 1 माइनस आर। बस इनफाइनाइट जीपी तो और भी आसान हो गया, क्या हो गया, a अपॉन में 1 माइनस आर। ठीक, लेकिन एक कंडीशन याद रखिएगा, क्या, मॉड आर लेस देन 1, एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, आर टू द पावर एन टेंड्स टू 0। ठीक, उसके बाद देखिए एनी 3 कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ ए जीपी। देखो जैसे मैंने क्या बताया था, एपी में बताया था कि अगर हमको कोई भी 3 टर्म इमेजिन करना है तो हम क्या इमेजिन करते थे, हम इमेजिन करते थे a माइनस डी, a प्लस डी। वैसे ही अगर हम 3 कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ ए जीपी, अगर हमको 3 कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ ए जीपी इमेजिन करना है तो हम क्या इमेजिन करेंगे, हम इमेजिन कर सकते हैं a अपॉन आर कॉमा ए इंटू आर। देखो इसको भी इमेजिन करने से क्या होगा, हमारा आर से आर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बच जाएगा, सिर्फ ए के फॉर्म में आ जाएगा। ये देखो ये 3 कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ जीपी हो गए। ठीक, उसके बाद अगर हमको 4 कंसेक्यूटिव टर्म पूछ लिया, क्या 4 कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ एनी जीपी पूछ लिया, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ए अपॉन में आर क्यूब कॉमा ए अपॉन में आर कॉमा ए इंटू आर कॉमा ए आर क्यूब। ठीक, हमारा 4 टर्म अगर हमको इमेजिन करने हैं। अगर हमको इसी में देख लीजिए 5 टर्म इमेजिन करना है तो क्या हो जाएगा, अगर हमको 5 टर्म इमेजिन करना है तो हम इसमें इमेजिन कर सकते हैं ए अपॉन में आर स्क्वायर कॉमा ए अपॉन में आर कॉमा ए इंटू आर कॉमा ए इंटू आर स्क्वायर। ठीक, नोट करके लिखिए, जीपी में इतना लिखिए, उसके बाद में कुछ जीपी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको डिस्कस करता हूं। लिखिए इसको, फिर मैं इसको मिटाता हूं। लिखिए जल्दी।
देखिए शायद ये फार्मूला दिख नहीं रहा है, इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पे। क्या लिखा हुआ है? a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1, ठीक, वेर r इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक। नोट कीजिए, फिर मैं मिटाता हूं। देखिए अब जीपी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको मैं डिस्कस कर रहा हूं, इसको भी नोट करके लिख लीजिएगा। देखिए जीपी का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट गया। देखिए क्या है? ए बी सी, नहीं ये इतना ही मान लो ए किसी जीपी में है, ठीक। अगर ए बी सी किसी भी जीपी में है तो हम लिख सकते हैं a इंटू सी अंडर रूट ऑफ a इंटू सी इज इक्वल टू b, ठीक। या फिर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं b स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू सी, ठीक। इसको लिख लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए, फिर मैं आगे के नोट्स लिखवाता हूं, ठीक। देखिए अब क्या बोल रहा है? इन ए जीपी प्रोडक्ट ऑफ kth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड kth टर्म फ्रॉम द लास्ट इज ऑलवेज। देखो क्या बोल रहा है? किसी भी जीपी में प्रोडक्ट ऑफ kth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, मान लो कोई भी जीपी है 2 4 8 16 32 64, क्या बोल रहा है? kth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, बिगिनिंग से मान लो kth मतलब मान लो कुछ भी, मान लो थर्ड टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड थर्ड टर्म फ्रॉम द लास्ट इज ऑलवेज। देखो प्रोडक्ट ऑफ kth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड प्रोडक्ट ऑफ kth टर्म फ्रॉम द लास्ट इज ऑलवेज क्या होता है? कांस्टेंट होता है, ठीक, जो कि बराबर होता है इज ऑलवेज कांस्टेंट, विच लिख लो, विच इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म, लिख लो, किसके? प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, ठीक। इसको नोट करके लिख लीजिए। देखिए अगर हम 8 और 16 को मल्टीप्लाई करते तो कितना हो जाता? 128। और अगर वही हम फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते तब भी कितना आता हमारा? 128। बस वही बोल रहा है। क्या बोल रहा है? इन ए जीपी प्रोडक्ट ऑफ kth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, आप बिगिनिंग या फिर लास्ट दोनों से kth टर्म मतलब सेकेंड टर्म ले लीजिए, थर्ड टर्म ले लीजिए, फोर्थ टर्म ले लीजिए, लेकिन जो भी ले लीजिए बिगिनिंग और लास्ट से एक ही टर्म लीजिए, ठीक। यानी कि अगर सेकेंड टर्म बिगिनिंग से ले रहे हैं तो लास्ट से भी सेकेंड टर्म ले लीजिए, थर्ड टर्म बिगिनिंग से ले रहे हैं तो लास्ट से थर्ड टर्म, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो ऑलवेज कांस्टेंट आएगा। वो भी कांस्टेंट में भी कैसा कांस्टेंट आएगा? वो किसके बराबर होगा? प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म के बराबर होगा, ठीक। उसके बाद देखिए, उसके बाद हमारे पास क्या है? इफ ईच टर्म ऑफ ए जीपी इज रेज्ड बाय सेम पावर, देन देखो अगर हमारे पास कोई भी जीपी है, मान लीजिए यही है, इसको किसी भी पावर से रेज कर देते हैं, जैसे इसको मान लीजिए 2 की पावर से रेज कर देते हैं, ठीक, तब भी हमारा जो जीपी आएगा, तब भी हमारा जो सीरीज आएगा वो भी एक क्या होगा? जीपी होगा। देन रिजल्ट जो हमारा आएगा, लिख लीजिए, रिजल्ट आएगा वो भी कैसा आएगा? जीपी में आएगा, ठीक, जीपी में आएगा। और वो भी जीपी कैसी होगी? जो इसका मान लीजिए इसका क्या था? कॉमन रेशियो आर था, इसका कॉमन रेशियो क्या था? आर था।
तो इसका कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, इसमें लिख लीजिए इसका ये जो रिजल्टिंग जीपी है इसका कॉमन रेशियो यानी कि सी आर, शॉर्ट फॉर्म में सी आर, कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, अगर इसका आर था तो इसका हो जाएगा आर टू द पावर, मान लो इसकी पावर किससे रेज किए थे, के से, तो इसकी कॉमन रेशियो पावर क्या हो जाएगी, के, यानी कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा, आर टू द पावर के। अगर हम जीपी की पावर मान लीजिए जैसे ए टू द ए इंटू आर, ए आर स्क्वायर है, अब इसका पावर अगर हम के चढ़ा देते हैं, ठीक, तो अब जो जीपी आया है इसका कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, इसका कॉमन रेशियो हो जाएगा आर टू द पावर के। आप देख भी सकते हैं, ठीक। अब सही होगा, ठीक, क्योंकि ए के भी पावर में जाएगा, सिर्फ आर की पावर में नहीं जाएगा, ए के भी पावर में जाएगा, ठीक। तो अब इसका कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, आर टू द पावर के हो जाएगा, ठीक। इतना आ गया सबको समझ में। देखो इसमें एक कंडीशन और है, इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक। देखिए अगर रेज्ड बाय सम पावर कर दिए सेम पावर तो क्या हो गया, तब तो क्या हो जाएगा हमारा कॉमन रेशियो आर टू द पावर के हो जाएगा, ठीक। लेकिन अगर हम किसी भी जीपी को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, ठीक, किसी भी जीपी को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं किसी भी नंबर से, ठीक, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा, लिख लीजिए मल्टीप्लाइड, लिख लीजिए मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड, ठीक। अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं तब भी हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, तब भी हमारे पास जो रिजल्ट आएगा तो क्या आएगा, वो भी हमारा एक जीपी आएगा, ठीक है। देखिए इफ इतना एंड इतना आर बी टू जीपी देन, देखो कोई भी एक पहला जीपी क्या है, ए है, दूसरा जीपी क्या है, ए है। तो अगर देखो कोई भी दो जीपी है, अगर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं या फिर डिवाइड कर देते हैं, ठीक, मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करते हैं, ठीक, तो भी हमारे पास क्या आएगा, एक जीपी आएगा। देखो पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, देखो इसके बाद अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, A1 B1, A2 इंटू B2, A3 इंटू B3। अगर डिवाइड करेंगे तो A1 अपॉन में B1, A2 अपॉन में B2, A3 अपॉन में B3, ठीक। अगर इतना करेंगे तो देखो अब भी जो हमारे पास आएगा, ये दोनों जो आया है ये भी क्या होगा, जीपी में होगा, ठीक। और ये जीपी में किस तरह से होगी, देखो जब मल्टीप्लाई करे हैं तो अगर इसका कॉमन रेशियो R1 है और इसका कॉमन रेशियो R2 है, तो जो जीपी आएगा मल्टीप्लीकेशन के बाद जो जीपी आएगा वो क्या हो जाएगा, आर, उसका कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, R1 इंटू R2, और डिवाइड के बाद जो कॉमन रेशियो जो जीपी आएगा उसका कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, R1 बाई R2, ठीक। इसको नोट कीजिए, फिर इसको मिटाता हूं, फिर लास्ट वाला बताता हूं, ठीक। नोट कीजिए, फिर मैं इसको पूरे मिटा देता हूं, इसके बाद एक और नोट है उसको लिख के फिर बताता हूं, ठीक। नोट कीजिए, देखो अब हमारे पास सिर्फ दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको देख लीजिए फिर हम खत्म करते हैं। देखिए इन ए पॉजिटिव जीपी एवरी टर्म इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स टू टर्म विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट। देखो अब इसमें क्या कर सकते हैं, इन्हें पॉजिटिव जीपी, देखो कोई भी पॉजिटिव जीपी है, इसमें बोल क्या है, टर्म इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स टू टर्म। देखो मान लीजिए कोई भी जीपी है, उसका टी आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी आर माइनस के इन टू टी आर प्लस के, ठीक, वेयर
k इज ग्रेटर देन नहीं k इज लेस देन r। ठीक, देखिए जैसे ही हम एपी में देखे थे, एपी में क्या था, टी आर इज इक्वल टू टी आर माइनस के प्लस टी आर प्लस के बाई 2। ये क्या था, किसके लिए था, एपी के लिए था। और वही अब जीपी में क्या हो जाएगा, देखो एपी में क्या था, ऐड करके हाफ करना था, इसमें क्या है, मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट ले लीजिए बस, और कुछ नहीं। जैसे एपी में बताए थे लिख के, वैसे ही इसमें भी लिख के देखिएगा। आप एक जीपी बना लीजिएगा, उसके बाद करके देखिएगा। ठीक, अब देखिए इसमें देखिए, इफ a1 a2 a3 इज ए जीपी, देन देखो इसमें जो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अगर हमको कोई भी जीपी दे दिया a1 a2 a3, तो अगर हम इसका लॉग लेते हैं, यानी कि अगर हम log a1 log a2 log a3 ऐसे ऐसे अगर हम log लेते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा जीपी से एपी में बन जाएगा। ठीक, लिख लीजिए, देन इतना विल बी एन एपी एंड वाइस वर्सा। ठीक, लिख लीजिए एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मीन्स अगर हमको कोई लॉग की सीरीज बोल रहा है कि ये लॉग की सीरीज एपी में है, तो अगर हम लॉग की सीरीज को लॉग हटा के यानी एंटी लॉग लेंगे, तो अगर हम लॉग हटाएंगे तब हमारे पास क्या बन जाएगा, जीपी बन जाएगा। लेकिन अगर कोई सीरीज हमको जीपी में दिया है, तो अगर हम लॉग लेंगे तो क्या बन जाएगा, एपी में बन जाएगा। ठीक, तो ठीक है, आज का डिस्कशन हम यहीं तक रखते हैं। अभी हमारा हार्मोनिक प्रोग्रेशन बच गया है, उसके बाद भी और भी कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे मीन हो गया, तो ये सब हम इसके बाद वाले लेक्चर में कवर कर लेंगे। ठीक, तो आज हम यहीं तक रखते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप देख रहे हैं यहाँ तक पहुंच गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि ये चैनल आपके जेई के लिए, आपके बोर्ड के लिए, या फिर किसी भी एग्जाम के लिए, मैथ्स के प्रिपरेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल प्रूफ होने वाला। ठीक, तो ठीक है, आज हम यहीं पर खत्म करते हैं। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाकी शेयर करना भी मत भूलिएगा। आप जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों में, अपने रिलेशंस में, हर जगह शेयर कीजिएगा। ठीक, ठीक है, फिर यहीं हम लेक्चर को दी एंड करते हैं। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।